तो ये बात है इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के बाद की। बंटवारे के बाद इंडिया कुछ ऐसा दिखता था और पाकिस्तान कुछ ऐसा दिखता था। हाँ, बांग्लादेश भी पाकिस्तान में आता था, जिसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। पाकिस्तान में कुल मिला के 5 प्रोविंस थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो पंजाब को दिया करते थे, फिर सिंध, फिर खैबर पख्तून, और वो जो बच कुछ जाती थी इज्जत वो बलूचिस्तान को दे दी जाती थी। और ईस्टर्न पाकिस्तान सर, आपको नहीं लगता हमें ईस्टर्न पाकिस्तान को भी अच्छा खाना, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करना चाहिए? क्या? पर क्यों? मुझे लगा उन्हें खाना पसंद है और वो क्या ही करेंगे, बगावत। और एक बगावती दल बना के भारत के सपोर्ट से अपने देश को आज़ाद कराएंगे, उसका नाम बांग्लादेश तो नहीं रख देंगे। साल 1970 पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट जनरल इलेक्शन आ जाता है और पाकिस्तान के इस पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जीत हो जाती है ईस्टर्न पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की। क्या? पाकिस्तानी आर्मी शेख मुजीबुर रहमान की इस जीत को कोई जीत नहीं मानते थे, इसलिए वो उन्हें शपथ भी नहीं दिलवा रहे थे। लेकिन 7 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो बांग्लादेश को अलग करके एक देश बनाएंगे, और वो अरेस्ट हो जाते हैं। मुजीबुर रहमान के अरेस्ट के बाद पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान पे अट्रॉसिटीज़ चालू करता है। वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान का ऐसा हाल कर देता है कि वो फोटोज़ में यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता। ईस्टर्न पाकिस्तानी सिटीजन्स खुद की आर्मी से ही खुद की रक्षा के लिए एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं जिसे वो नाम देते हैं मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच एक जंग छिड़ जाती है जिसका रिजल्ट्स बहुत ही क्रेजी आते हैं। इस लड़ाई में 30 लाख लोग अपनी जान दे देते हैं और वेस्टर्न पाकिस्तानी सैनिक अपने ही देश के 30 लाख लोगों को मार देते हैं। अपनी ही आर्मी से बचकर और छुपकर 10 लाख ईस्टर्न पाकिस्तानी इंडिया में शरण लेते हैं। भारत में बढ़ते प्रेशर की वजह से भारत सरकार को भी बांग्लादेश की मदद करना ही थी, इसीलिए इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनसे इस वॉर को लेकर डिस्कशन किया। सैम मानेकशॉ कहते हैं कि बारिश के सीज़न में अपने टैंक्स और हैवी आर्टिलरीज कीचड़ में फंस जाएंगे, इसलिए बारिश में युद्ध करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा और उन्हें नवंबर तक इंतज़ार करना होगा। पर तब तक के लिए भारत ने अपने जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी और मुक्ति वाहिनी को भी हथियारों और पैसों से मदद करते थे। और तब तक भारत और रशिया की एक ट्रीटी भी हो चुकी थी। ये सारी कार्रवाइयों की डिटेल पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तान को दिया करते थे और इसीलिए पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया ताकि इंडिया बांग्लादेश की कुछ खास मदद ना कर सके और वॉर में ही जूझा रहे। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर जैसी 11 एयरफील्ड्स पे पाकिस्तान ने बॉम्बिंग करी। यस, इस अटैक से इंडिया ज़रूर हिल जाएगा और अपने कदम इस वॉर से पीछे हटा लेगा। वैसे हमारे फाइटर जेट्स ने कितने जवान मार दिए इंडिया के? सर, इंडिया की 0 कैजुअल्टीज हुई है। क्या? और अब इंडिया ने हमारे ऊपर वॉर भी डिक्लेयर कर दी है और सेना भी डिप्लॉय कर दी है। अब क्योंकि वॉर पहले पाकिस्तान ने डिक्लेयर करी थी, इसलिए अब इंडिया भी वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिससे यूएन भी इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता। अपने जासूसों की मदद से पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंडिया ने अपनी अधिकतर फोर्स यहाँ लगाई है और कम फोर्स यहाँ लगाई है और सबसे ज़्यादा कम फोर्स यहाँ है लोंगेवाला में। और इसीलिए पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर एक प्लान बनाता है। सारे जवान सुनो, हम रात में अटैक करेंगे और 120 सैनिकों को आराम से हरा देंगे, जिसके बाद हम इंडिया में घुस जाएंगे और एक एक करके उनके सारी फौजों को हराते हुए बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। वहां पर मुक्ति वाहिनी को हराने के बाद हम वापस से इंडिया में आते आते सारे फौजों को हराते हुए आधी इंडिया पे कब्जा करते हुए वापस आ जाएंगे। फिर शायद मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट और फिर आर्मी चीफ जनरल भी बन जाऊं। लोंगेवाला में इंडिया के पास सच में केवल 120 सैनिक ही होते हैं, जिसे लीड कर रहे होते हैं KS चांदपुरी। 120 सैनिकों के साथ कुछ जीप्स और सिर्फ 3 लैंड माइंस होते हैं। वहीं पर पाकिस्तान में ब्रिगेडियर तारिक मीर के कमांड में 3000 इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक, 40 टैंक और कई सारी जीप्स होती हैं। 3 दिसंबर 1971 को ब्रिगेडियर तारिक मीर अपनी पूरी फौज के साथ इंडिया
इंडिया को लोंगेवाला में इन्वेड करता है, पर ब्रिगेडियर उस बर्बादी के लिए तैयार नहीं थे जो केएस चांदपुरी का मिलिट्री माइंड उन्हें देने वाला था। बैटल ऑफ लोंगेवाला को जीतने के लिए केएस चांदपुरी को हंटर जेट प्लेन्स चाहिए थे ताकि वो हवाई हमला करके पाकिस्तानी फौज को उड़ा सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि हंटर जेट सिर्फ दिन में ही उड़ते थे और रात में वो नहीं उड़ सकते थे। इसका मतलब कि केएस चांदपुरी को सिर्फ सामने वाली फौज को सुबह तक रोक के रखना है। केएस चांदपुरी ने लैंडमाइंस की तरह दिखने वाले टिफिन बॉक्सेस को पाकिस्तानी आर्मी के रास्ते में बिछा दिया और कुछ लैंडमाइंस भी आगे की तरफ लगा दिए। इस वजह से जब पाकिस्तानी आर्मी उन लैंडमाइंस पे आई तो उनके 3 टैंक एक साथ उड़ गए, जिससे उन्हें लगा कि पूरे रास्ते में लैंडमाइंस बिछे हुए हैं और उन लोगों ने इंजीनियर्स बुलवाए ताकि वो लैंड माइंस को डिटेक्ट कर सके। उन्हें इस काम में 6 घंटे हो गए और सुबह की 3 बज गई और पाकिस्तानी फौज ने अपना एडवांस और तेज कर दिया। तब तक इंडियन सैनिकों ने 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोद दी थी ताकि जब पाकिस्तानी एडवांस यहाँ पहुंचे तो वो 2 किलोमीटर की रेंज से पाकिस्तानी आर्मी पर फायरिंग कर सके। जब पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंची तो 2 किलोमीटर की रेंज से पाकिस्तानी आर्मी पे लगातार फायरिंग हो रही थी। उस समय ब्रिगेडियर तारिक मीर को लगा कि इतना भयंकर अटैक 120 सैनिक कर ही नहीं सकते और ये इन्फॉर्मेशन एकदम झूठी है। पाकिस्तानी आर्मी इतने खतरनाक रेजिस्टेंस से लड़ी रही होती है कि तभी सुबह भी हो जाती है और इंडियन हंटर जेट्स भी उस बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं और पूरी पाकिस्तानी आर्मी पे बॉम्बिंग कर देते हैं। पाकिस्तान की 400 से 500 इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिकों को मार दिया जाता है। 36 टैंक और 555 हैवी व्हीकल्स को भी उड़ा दिया जाता है। ओके पर भारत के कितने हजार सैनिक मर गए? वाह, 2000? नहीं सर, सिर्फ 2। पाकिस्तान के लिए एक डिजास्टर और इंडिया के लिए एक बड़ी जीत, जिससे इंडियन सैनिकों का मनोबल भी 7वें आसमान पे हो गया। लैंड बैटल्स चली रहे थे कि वहाँ 5 दिसंबर 1971 यानी कि अगले दिन इंडियन नेवी भी कराची पोर्ट पहुंच जाती है और वहाँ पर कई सारा स्टफ उड़ा देती है, इवन कि पूरा का पूरा कराची पोर्ट उड़ा देती है। पाकिस्तानी नेवी और वर्कर्स वहाँ से भागकर ग्वादर पोर्ट चले जाते हैं, जिसके बाद इंडियन नेवी ग्वादर पोर्ट भी पहुंच जाती है और पूरा ग्वादर पोर्ट भी कब्जे में ले लेती है। वहीं पर आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी आर्मी को कोई भी पाकिस्तानी सप्लाई समंदर के रास्ते से नहीं लेने दे रहा था। आईएनएस विक्रांत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पीएनएस गाजी को भेजता है ताकि वो आईएनएस विक्रांत को मारकर डुबा सके। सर, हमें खबर मिली है कि पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए पाकिस्तान से निकल चुका है और वो हमारे रेडार पे भी नहीं आ रहा है। पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए, हाँ, तो क्यों ना हम पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम बुला लें। और वो भला विशाखापट्टनम क्यों जाएगा? क्योंकि ऐसा हम पाकिस्तान को बताएंगे। इंडियन एडमिरल आईएनएस विक्रांत के सभी ऑफिसर्स को अपने घर पे फोन करने को कहा और कहा कि वो विशाखापट्टनम आ रहे हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट से सारे के सारे मछुआरों को हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी शिप आ रही है और आसपास की सिटीज से अंडे, ब्रेड और सारा खाने का सामान आईएनएस विक्रांत के ऑफिसर्स के लिए विशाखापट्टनम में लाया जाता है। ये खबर पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तान को देते हैं कि आईएनएस विक्रांत अंडमान आइलैंड्स पर नहीं बल्कि विशाखापट्टनम जा रहा है। उस समय पीएनएस गाजी को डिटेक्ट करके उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही जहाज इंडिया के पास था और वो था आईएनएस राजपूत, जो ये काम कर सकता था और वो थोड़ा खराब था और इसीलिए वो विशाखापट्टनम में रिपेयरिंग के लिए गया था और इसीलिए इंडियन ऑफिसर्स पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम ले जाना चाहते थे, क्योंकि विशाखापट्टनम में पीएनएस गाजी की मौत उसका इंतजार कर रही थी। पीएनएस गाजी के विशाखापट्टनम पहुंचते ही आईएनएस राजपूत उसे डिटेक्ट कर लेता है और वहीं उड़ा देता है, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री कवर टूट जाती है। पीएनएस गाजी एक अमेरिकन सबमरीन थी जिसे कोई भी डुबा नहीं सकता था। इसे अमेरिका ने अपनी बेइज्जती माना और यूएन में इंडिया में सैंक्शन के लिए प्रस्ताव डाल दिया, जिसे रशिया ने वीटो कर दिया। इसी गुस्से में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया पाकिस्तान की मदद के लिए। साथ ही में ब्रिटेन ने भी अपना ईगल जहाज पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया था। इंडिया इन दोनों जहाज़ों से अकेला नहीं लड़ सकता था, इसीलिए उसने यूएसएसआर की मदद ली और यूएसएसआर ने अपनी पूरी मदद की भी। यूएसएसआर ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन थी।
यूएसएसआर के 40वें बेड़े ने अमेरिका और इंडिया के बीच में एक बैरियर खड़ा कर दिया था और अमेरिकी और यूके जहाज को कह दिया था कि आईएनएस विक्रांत या इंडिया पे कोई भी हमला रशिया पे हमला माना जाएगा और फिर एक न्यूक्लियर वॉर भी शुरू हो सकती है। तब यूके का ईगल जहाज कहता है कि इट्स टू लेट, यानी कि हम बहुत लेट हो गए, रशियन जहाज हमसे पहले इंडिया पहुंच गए। पाकिस्तानी सोल्जर्स का मोराल गिराने के लिए इंडिया एक फेक एयर ड्रॉप करता है, जिसमें इंडिया 5000 सैनिकों का फेक एयर ड्रॉप बांग्लादेश में करवा देता है, जिसे मीडिया हाउसेस कवर करके बहुत बड़ी न्यूज़ बना देते हैं और पाकिस्तानी सैनिकों का मोराल डाउन हो जाता है। इसे देखकर मुक्ति वाहिनी का मोराल अप हो जाता है और वो पाकिस्तानी आर्मी पे फुल फोर्स से टूट पड़ते हैं। ये समय इंडियन एयरफोर्स को सबसे बेस्ट लगता है अटैक करने के लिए, इसलिए सारे एयरफोर्स प्लेन्स को वो बांग्लादेश में उतार देते हैं और पूरे बांग्लादेश में जहाँ भी पाकिस्तानी चौक यहाँ वहाँ पर बॉम्बार्डमेंट कर देते हैं। इवन कि बांग्लादेश के गवर्नर के घर पर भी बम गिरा दिया जाता है और इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल को एक लेटर लिख के भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, या तो सरेंडर कर दो या फिर हम पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ से वाइप आउट कर देंगे। जिस पे पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल 20 मिनट बाद ये जवाब देते हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर कर रहे हैं। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। अब तक के पूरे मानव इतिहास में आज तक किसी भी देश ने 93,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर नहीं किया था और पाकिस्तान ने ये करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इन 93,000 सोल्जर्स को पकड़ के इंडिया जेल में डाल देता है, जिसके बाद वो उसे छोड़ भी देते हैं। वॉर के ख़त्म होने तक 15,010 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी पाकिस्तान से जीत जाता है इंडिया, जो कि भी वापस कर दिया जाता है शिमला ट्रीटी के तहत। पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर के साथ बांग्लादेश भी लिबरेट हो जाता है और बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री घोषित कर दिया जाता है, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। वॉर खत्म होने के बाद ये है इंडिया की कैजुअलिटीज़ और ये है पाकिस्तानी कैजुअलिटीज़। ये वॉर इंडिया, रशिया और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी जीत होती है। वहीं पर अमेरिका, यूके, कई सारे अरब देश और पाकिस्तान के लिए एक मेजर लॉस होती है।